अस्सलामुअलैकुम मी शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। हम कर रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर डिस्कस सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसका हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं बिकॉज इस चैप्टर में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं, तो इस चैप्टर को हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर करना है। अगर आपको मेरी लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रीवियस कंसेप्ट था हाइपोथेसिस, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक जो बायोलॉजिस्ट है वो हाइपोथेसिस फार्मूलेट करता है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि उसने जो ऑब्जर्वेशन की है और जो इवेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बैकग्राउंड जितनी हिस्ट्री थी, जो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो उसका थॉट है, जो उसकी जो थिंकिंग है अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। हो सकता है जो बायोलॉजिस्ट बात कर रहा है वो ट्रू हो और हो सकता है कि वो रॉन्ग हो। तो हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म नहीं होता। हाइपोथेसिस को रिपीटेडली एक्सपेरिमेंटेशन उस पे किए जाते हैं और ये हाइपोथेसिस को नेक्स्ट अगर अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी वो ट्रू जा रहा है और वो वेल सपोर्टेड है बाय अदर बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, तो ये हाइपोथेसिस जो है एट दैट टाइम ऑफ के टेस्ट के टाइम पे ये हाइपोथेसिस जो है थ्योरीज कहलाती हैं। कि वो हाइपोथेसिस जिस पे रिपीटेडली एक्सपेरिमेंटेशन की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है और वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, वो हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी कहलाता है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस बिकॉज हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं, उनको एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि ये ट्रू है। और नेक्स्ट ये है कि प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। अब जो थ्योरी होती है जो कि हाइपोथेसिस ही है, थ्योरीज जो हैं वो न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट करती हैं और ऐसे जो प्रोसेस है टेस्टिंग का वो चलता रहता है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट अ चैलेंज टू एक्सर्ट ग्रेट एफर्ट टू डिस्प्रूव एंड थ्योरी बिकॉज अगर एक साइंटिस्ट जो है वो अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है तो दूसरा साइंटिस्ट के लिए चैलेंज होता है कि उसको वो डिस्प्रूव करे और उसको रॉन्ग प्रूव करे। तो ऐसे ही कंपटीशन में आके एक अच्छी थ्योरी जो है वो बायोलॉजी का पार्ट बनती है। इफ़ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ और अ प्रिंसिपल। अगर हाइपोथेसिस से थ्योरी बनी है और थ्योरी जो है वो मतलब एक्सटेंड कर रही है और वो इस डाउटफुल एक्सपेरिमेंटल जो प्रैक्टिस है उसे गुजर रही है, तो वो थ्योरी नहीं रहेगी बल्कि वो एक लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर क्या होगा? अ साइंटिफिक लॉ जो कि डेफिनेशन है। अच्छा, ये जो थ्योरीज हैं, what are theories? Define theory. What is difference between law and theory? How would you define law और प्रिंसिपल? व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ? ऐसे इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ जो है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर में। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये भी एक थ्योरी की टाइप है। इसमें वो थ्योरी जो कभी भी रिजेक्ट नहीं की जा सकती, वो थ्योरी जो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती, वो साइंटिफिक लॉ होगा। Examples of biological law are Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास ये बायोलॉजिकल मेथड का जो ओवरव्यू है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा उसका ओवरव्यू है। डायग्राम में हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन में जो है एक साइंटिस्ट या फिर जो बायोलॉजिस्ट है वो अपने 5 सेंसेस को यूज़ करता है। वो कभी भी उसके लॉजिकल रीज़न जो होते हैं उसको ट्राई नहीं करता एक्सप्लेन करने की। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस की बात आती है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है। उसने जो ऑब्जर्वेशन की हैं वो ठीक है कि नहीं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया जाता है। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन की जाती है। ये क्या करती है? इफ़ देन स्टेटमेंट को यूज़ करती है कि अगर ये हाइपोथेसिस करेक्ट है देन
ये चांस हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जाते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डाटा एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर जो थ्योरी है वो आपका जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग प्रूव हुआ है, देन अगेन एक साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये करेक्ट है, जो हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट किया गया है हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है, तो उसको उसके जो रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, फिर वो डिस्कशन होती है अपने जर्नल्स में, उसको पब्लिश कराता है। फिर फर्दर उसकी जो होती है टेस्टिंग थ्योरी बनती है, और अगर फर्दर वो सस्टेन कर रहा है, थ्योरी जो है वो सस्टेन कर रही है डाउटफुल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी, तो फिर वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये था ओवरव्यू पूरे टॉपिक का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस में क्या होता है कि हाइपोथेसिस को जब टेस्ट किया जाता है तो साइंटिस्ट उसका डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सपेरिमेंट को डन करने के बाद। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज जब आपने कोई रिजल्ट पब्लिश कराना है तो उसके कोई ना कोई एविडेंस होने चाहिए आपके पास। तो डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डाटा कलेक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होती है। डाटा जो है वो बहुत सारे फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। डाटा ऑर्गेनाइज करने के ये तरीके हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू ऑर्गेनाइज अ डाटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द मेथड्स बाय विच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाटा एनालिसिस। डाटा को एनालाइज कैसे किया जाता है? डाटा को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव किया जा सके या फिर ट्रू प्रूव किया जा सके। प्रूव या डिसप्रूव के लिए हाइपोथेसिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा एनालिसिस। ये जो है स्टैटिकल मेथड के थ्रू होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि निस्बत और तनासुब का कंसेप्ट, हम रेशियो और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है हमने कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं कि व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ए डिवीजन लाइन बी, इट इज़ कॉल्ड अ रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। जब हम वैल्यू को ए और बी के वे फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास रेशियो हो जाएगी। ए ओवर बी जो है ये हमारे पास एक डिवीजन है। अगर हम इस डिवीजन को कॉलन के साथ सेपरेट करके लिखते हैं तो ये रेशियो में हो जाएगी, मीनिंग उसका सेम वैसे ही होगा और इसको सॉल्व भी बिल्कुल वैसे किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शन में हम टू इक्वल रेशियोज़ को इकट्ठा करते हैं, मींस के टू टाइम्स हम कॉलन का साइन लगाते हैं और ये इक्वलिटी का साइन देता है। अगर प्रोपोर्शन का मीनिंग अगर देखें तो ये इक्वलिटी के इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। अगर हम इसको पढ़ें तो ये देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में प्रोपोर्शन है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो बी proportion C ratio D, where when three values in proportion are known as fourth one X can be calculated। क्या होता है? A B C D हमारे पास वैल्यूज़ डाटा हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो एक उसमें से हमें अननाउन होता है जो कि हमने इसको अरेंज करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व करना होता है, तो उसको हम X का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। ये एक्सपेरिमेंट जब एक बायोलॉजिस्ट करता है फॉर एग्जांपल, तो वो 100 हेल्दी स्पैरोज़ को अलाउ करता है कि वो बाइट मलेरिया के जो मॉस्किटो है उसको बाइट करे, और फिर वो चेक करता है कि कितने स्पैरोज़ को जो है वो मलेरिया हुआ है। तो ये हम व्हेन ही अलाउड मॉस्किटो टू बाइट 20 स्पैरोज़, 14 आउट ऑफ देम गोट मलेरिया, नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। अब वो प्रोपोर्शन जो है वो साइन चेक करेगा। क्या किया उसने? फर्स्ट रेशो में उसके पास है 14 रेशो 20, 40 आउट ऑफ 20। सेकेंड रेशो है एक्स रेशो 100, मीन्स कि उसने टू टाइम एक्सपेरिमेंट किया है। एक में उसने 100 स्पैरोज लिए और एक में उसने
20 स्पैरोज़ लिए हैं। अब 100 वाला उसको नहीं आइडिया कि कितना स्पैरोज़ को जो है वो मलेरिया हुआ है, लेकिन उसको 20 वाले में पता है कि वो 14 इन्फेक्टेड हुई थी। तो इससे हम थर्ड वाली जो फोर्थ वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 100 स्पैरोज़ जो हेल्दी थी उनको अगर मलेरिया के जो मॉस्किटो है उसने बाइट किया तो कितने हेल्दी स्पैरोज़ जो हैं वो अफेक्टेड होंगी। तो ये प्रोपोर्शन का साइन हम सेट कर लेते हैं। 14 प्रोपोर्शन 20, 14/20, 14 डिवीजन 20 प्रोपोर्शन x रेशो 100। ये हमने एक स्टेटमेंट जो है वो सेट कर ली है। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। x डिवीजन लाइन 100 इज इक्वल टू 14 डिवीजन लाइन 20। x मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ और जो 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ और x की वैल्यू 70 जो है कैलकुलेट करने के बाद निकल आएगी। तो इट्स मीन 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। तो इसने इस मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू ये बात प्रूव की। Static search has mean of summarizing data through a calculation of mean value. This step is very important as it transfers raw data into information which can be used to summarize and report results. Because जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमने रिज़ल्ट देना होता है, उसका फाइनल डाटा सबमिट कराना होता है। तो स्टैटिक्स जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रांच जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बायोलॉजी में डाटा को ऑर्गेनाइज करने की। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो समटाइम ऐसे होता है कि मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है जीन फाइंडिंग के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है जो कि जिसमें कंप्यूटेशनल टूल्स भी होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं और फार्मूलाज यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है रिज़ल्ट को एनालाइज करने के लिए और जीन फाइंडिंग के लिए, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो आज हमने अपना चैप्टर जो है वो एंड किया और ये चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।